अब देखिए बात करें तत्काल वेग की, ए से बी तक तत्काल वेग एक ही दिशा में है, तो वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड का तत्काल वेग एक ही है, क्योंकि नियत वेग है और किस दिशा में है, ए बी के अनुदिश है। ठीक, और चाल भी 5 मीटर प्रति सेकंड से ही है। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखें बी से सी तक, तो बी से सी तक जो है तत्काल वेग बदल जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति बी से सी तक भी 5 से चलेगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। तत्काल वेग यहाँ भी 5 है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई, लंबवत दिशा में गया है। ठीक, तो तत्काल वेग सी से डी तक देखें तो 5 ही है, लेकिन दिशा विपरीत है, यानी सी से डी की तरफ जा रहा है, और डी से ए तक आ रहा है, तत्काल वेग फिर इस दिशा में आ गया। अब तत्काल वेग क्या है, यहाँ दिशा कुछ और है, यहाँ दिशा कुछ और है, यहाँ दिशा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। औसत वेग, औसत वेग कैसे, विस्थापन बटे समय, वो कुछ और चीज़ है। अब देखिए हम देख रहे हैं ए से बी तक का औसत वेग। पहला सवाल बनाया मैंने, ए से बी तक औसत वेग। ठीक, तो ए से बी तक का जो विस्थापन है वो कितना है, विस्थापन है ए से बी तक क्या है, लंबाई है। ठीक, लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 100 मीटर। समय कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा, 100 मीटर है, 5 मीटर प्रति सेकंड से जाने में कितना समय लगेगा, तो 100 मीटर जाना है और 5 मीटर सेकंड से जा रहा है, तो कुल मिला के उत्तर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी ए से बी तक औसत वेग भी 5 है, तत्काल वेग भी 5 है, चाल भी 5 है, कुछ नहीं बदला। ठीक, और औसत वेग तत्काल वेग के बराबर है, तो यानी उसी दिशा में है तत्काल वेग है। अब देखें ए से सी तक, अब बदल जाएगा मामला। अगर ए से सी तक की बात करें तो ए से सी तक, ठीक, औसत वेग, तो ए से सी तक का विस्थापन देखो इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, देखो विस्थापन यूं। ठीक, अब बदल गई, देखो औसत वेग की दिशा वही होगी जो विस्थापन की दिशा है। वेग की दिशा कहाँ होती है, जहाँ विस्थापन की दिशा है। तो औसत वेग ए से सी की दिशा में होगा और विस्थापन ए सी के बराबर होगा। अगर विस्थापन की बात करें तो कितना विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा ए सी, और समय कितना लगेगा, अब समय देखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, देखो 100 मीटर चला, 5 से चला, तो यहाँ तक का समय ए बी तक का समय है 20 सेकंड का, और यहाँ 80 चला, 5 से चला, यहाँ का समय है 16 सेकंड का। तो कुल समय कितना है ए सी में, पहला समय है टी ए बी का, दूसरा समय है टी बी सी का, और ये समय है ए सी, यहाँ तक का समय कितना है, ये है 20 सेकंड का, यहाँ तक का समय है 16 सेकंड का। ठीक, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 100 मीटर जाना है तो 20 सेकंड लगेंगे, यहाँ 80 मीटर जाना है तो 16 सेकंड लगेंगे, क्योंकि जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। अब कुल मिलाकर एसी निकालें अगर, तो एसी कितना आ गया, देखो एसी निकाल दो पाइथागोरस से। समकोण त्रिभुज में 100 का वर्ग 80 का वर्ग, तो कितना हो गया, ये हो गया 100 का वर्ग 80 का वर्ग, और समय आ गया 36 सेकंड। ठीक, तो देखो ये चीज़ कितनी आ गई, 100 का वर्ग कितना 10,000, और इसका वर्ग 6400, तो कितना हो गया 10,000 और 6,400, 16,400 हो गया। तो ये हो गया वर्गमूल 16,400 बटे 36। ठीक, तो देखो बदल गया औसत वेग, औसत वेग बदल गया, उसका परिमाण ये है, और औसत वेग की दिशा कहाँ है, ए से सी की तरफ, विकर्ण पर औसत वेग की दिशा है, क्योंकि विकर्ण पर ही विस्थापन हुआ है। और देखिए वैल्यू बदल गई, जबकि ए से बी तक सारी चीज़ें बराबर हो रही थी, वेग भी, तत्काल वेग भी वही आ रहा था, औसत वेग भी वही आ रहा था,
चाल भी वही आ रही थी। यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, चाल कुछ और है, औसत वेग कुछ और है, तत्काल वेग कुछ और है। तत्काल वेग तो 2 बार बदला है। तो इसी प्रकार कहीं भी औसत वेग पूछा है तो औसत वेग के तरीके से यात्रा करें, उस तरीके से निकालें। तत्काल वेग पूछा है तो तत्काल वेग के तरीके से चलें, और चाल पूछी है तो चाल के तरीके से चलें। चाल का आप जानते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, ये चाल होती है। ठीक। तो ये उदाहरण था इस फर्क को बताने के लिए कि तत्काल वेग औसत वेग किस प्रकार होते हैं। ठीक है। अब एक और सरल सा उदाहरण लेते हैं तत्काल वेग औसत वेग के लिए। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें स्थिति का सदिश परिभाषित हो, समय के आधार पर परिभाषित हो। अवकलन कैसे करेंगे, औसत वेग कैसे निकालेंगे, दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों से करते हैं। ठीक। तो किसी वस्तु का स्थिति सदिश, ये उदाहरण लिख रहा हूं, देखो। किसी वस्तु का स्थिति सदिश, या किसी वस्तु की स्थिति लिख दें, बस सीधी हो जाएगी बात। किसी वस्तु की स्थिति समय t पर r बराबर टी आई कैप 2t स्क्वायर जे कैप 5t माइनस 3 के कैप मीटर है, जहाँ t समय है सेकंड में। जहाँ t समय है सेकंड में। ठीक। अब सवाल पैदा करते हैं तत्काल वेग के लिए। एक सवाल पैदा करता हूँ, देखो। तत्काल वेग के लिए t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का तत्काल वेग ज्ञात कीजिए। ये हो गया तत्काल वेग। अब इसे निकाल लेते हैं, देखो। इसे निकालते हैं तो क्या करते हैं, तत्काल वेग के लिए अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन। ठीक, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो गया, अब r यानी dr बाई dt करेंगे, ऐसे। ये तत्काल वेग बनेगा, देखो, ऐसे। तो सबसे पहले कौन है, टी आई कैप है ना। सबसे पहले कौन है, टी आई कैप है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे हल कर दिया होगा, आपने अवकलन कर दिया होगा। अगर आप अवकलन नहीं समझ रहे हैं कि अवकलन क्या चीज़ है, डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, तो इससे पहले का अध्याय में चले जाइए, सरल रेखा में गति में। उसमें हमने बता रखा है कि किस प्रकार अवकलन काम करता है भौतिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो पहला क्या है, देखो पहला है टी। तो कितना बनेगा अवकलन, बस एक बनेगा, यानी आई कैप। ठीक, दूसरा है 2t²। तो ये 2 है, ये झुका तो रहेगा, t² का हो जाएगा 2t। तो कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या है, ये नियत कांस्टेंट नंबर है, और t² का एक पावर कम होगी, मल्टीप्लाई में जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर ये बन जाएगा 4t। और इसके साथ दिशा क्या है, जे कैप। ठीक, तो दिशा एक नियत है, नियत कांस्टेंट डायरेक्शन का वेक्टर है, ये सदिश है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 5t। तो इसका 5 हो जाएगा, ये क्या है 3 माइनस में, इसका अवकलन हो जाएगा 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर बिल्कुल सरल आ गया 5k कैप। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। क्या है ये तत्काल वेग है किसी भी समय पर, जो भी समय आप रखेंगे। कितना समय रखना है आपको इसमें, 2 सेकंड। तो t जहाँ है, t के स्थान पर 2 सेकंड रखिए, जहाँ t नहीं है वहाँ एज इट इज़ है, वहाँ का वेग नियत है, कांस्टेंट है। अब देखिए 2 सेकंड पर वेग आ रहा है आई कैप, इसमें t है नहीं, जो का तो रहेगा, यानी x अक्ष पर चल रहा है नियत वेग से, उसका मान कितना है 1 आई कैप, यानी आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आई कैप। अब इसके बाद यहाँ रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 8 जे कैप, और यहाँ रखेंगे तो कुछ नहीं 5 के कैप। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। सरल। तो यानी ये वो वेग है जिससे ये वस्तु चल रही है, कितने समय पर चल रही है, 2 सेकंड पर। अगर इसके परिमाण की बात करें, अगर इस वेग का परिमाण देखें, वेग का परिमाण कितना होगा, ऐसे बनाएंगे परिमाण को, आई के साथ है 1, जे के साथ है 8, के साथ है 5, इनका वर्ग करें, जोड़ दें इसको, ऐसे ये होता है किसी भी सदिश का परिमाण। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के जो अंक हैं, जो नंबर हैं, वहाँ जो परिमाण लिखे हुए हैं उनका वर्ग करें, जोड़ दें, वर्गमूल कर दें। ठीक, अभी मैंने बताया था कि अधिकतम लंबाई का कर्ण जैसे होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए, है ना। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, देखो 25, 64। तो कर लें 25, 64 और एक 65 और 25, 65 और 25 हो गया 90। तो सरलता से देखा जाए तो ये बन रहा है 90, यानी 90 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, तत्काल वेग का परिमाण। तत्काल वेग के परिमाण को कह देते हैं तत्काल चाल। तत्काल चाल बोल देते हैं इसको, बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं, तत्काल चाल कह देते हैं इसको। हालांकि चाल अलग चीज़ है, चाल को निकालने के तरीके हैं, उसकी दूरी, वो दूरी से निकलती है, कुल दूरी बटे कुल समय, या किस तरीके से दूरी बदल रही होती है। लेकिन चूंकि तत्काल वेग का परिमाण है तो तत्काल वेग इसको कह देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाल और वेग के नियमों को मिला लें, अपने दिमाग में उन्हें मिक्स कर लें और खिचड़ी बना लें। चाल का तरीका अलग है, चाल अलग चीज़ है, वेग सदिश राशि है, उसके निकालने के तरीके अलग हैं। ठीक, अब दूसरा सवाल लिखते हैं औसत वेग पर। औसत वेग एक समय पर नहीं होता। औसत वेग के लिए क्या करें, समय अंतराल बताना पड़ेगा। अभी हमने तत्काल वेग निकाला तो 2 सेकंड बता दिया, वो तो एक ही समय पे होता है। लेकिन औसत वेग के लिए समय अंतराल, तो मान लीजिए 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का औसत वेग। तो सवाल लिख देते हैं, 2 सेकंड से 4 सेकंड के तक
वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। हो गया, ऐसे लिख दो। अब क्या करें, विस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी। विस्थापन परिवर्तन की दर यानी अवकलन की आवश्यकता नहीं है, विस्थापन की आवश्यकता पड़ेगी। विस्थापन कहाँ पे चाहिए, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में विस्थापन चाहिए। समय अंतराल कितना है, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का समय अंतराल चाहिए। तो सबसे पहले लिख देता हूँ समय अंतराल, ये हो जाएगा डेल्टा टी, ये हो जाएगा 4 - 2 सेकंड। अब विस्थापन निकालता हूँ। विस्थापन, ठीक, R 4 पर, R 2 पर। तो पहले R लिखते हैं 4 सेकंड पे, फिर R देखते हैं 2 सेकंड पे, इस प्रकार। तो R 4 सेकंड पे निकालना है तो T के स्थान पर क्या रखते हैं, 4 सेकंड, ठीक। तो कितना बनेगा देखो, R 4 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर बाद में 4i कैप प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 जे कैप, और यहाँ 4 पंजे 20, 3 गए 17 के कैप। ये है 4 सेकंड पर स्थिति। अब 2 सेकंड वाली स्थिति इसमें से घटाते हैं ऐसे, ठीक। अब 2 सेकंड देखते हैं, ये कितना बनेगा, 2i कैप, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 जे कैप, और वो वाला 5 दूनी 10 में से 3 गए 7 के कैप, इस प्रकार। तो ये है अंतिम स्थिति 4 सेकंड पे, ये है प्रारंभिक स्थिति 2 सेकंड पे। जब घटा देंगे इनको तो क्या मिलेगा, विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन कितना आ रहा है देखो, विस्थापन सदिश राशि हमारे पास आएगा, 4 में से 2 गए, i में से i घटेगा, यानी x अक्ष पर, y अक्ष पर, z अक्ष पर अपना अपना घटेगा। तो 4i में से 2i गए तो कितना, 2i कैप, और 32 में से 8 गया तो 24 जे कैप, 17 में से 7 गया 10 के कैप। देखो ये बना विस्थापन। विस्थापन को क्या लिखोगे, 2i कैप, है ना। विस्थापन को r लिख सकते हो वेक्टर में, या डेल्टा r लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। r लिख दो, डेल्टा r लिख दो, ठीक। ये विस्थापन है। अब बात आई औसत वेग। औसत वेग डेल्टा v लिखें, वेक्टर लगाएं ऐसे, औसत वेग यानी वेग परिवर्तन, ठीक। या वेग परिवर्तन ना लिखें, इसको वेग परिवर्तन लिख सकते हैं, वेग ही लिख दो, इसको वेग लिखें और नीचे लगा दें इसके औसत वेग, ऐसे लिख दो औसत वेग सदिश। वेग परिवर्तन तो नहीं कह सकते इसको, हम गलत लिख दिया मैंने, वेग परिवर्तन तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। वेग परिवर्तन तो होता है कि वेग अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दें। खैर, औसत वेग अभी आ गया। अब देखो विस्थापन कितना है, 2i कैप प्लस 24 जे कैप प्लस 10 के कैप, और समय कितना है, समय है, समय अंतराल 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से भाग करें इसको, तो फाइनली ये चीज़ आ रही है, देखो 2 से 2 कटा तो i कैप, 12 जे कैप, 5 के कैप। तो ये क्या है, ये v औसत है, औसत वेग। औसत वेग का परिमाण चाहिए तो परिमाण निकाल सकते हैं, v औसत, इसका परिमाण निकालेंगे तो वही करेंगे पुराने वाला काम, 1 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी जो दिशाओं के परिमाण हैं आई जे के उनका वर्क करेंगे, उसे हल कर देंगे। तो कितना हो गया, 144, 144 और 25, 144 और 25, 169 और 170। तो ये बन गया 170, और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, वर्गमूल 170। 144 में
25 जोड़ेंगे, ठीक। तो 144 में 25 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 144, 25, 169 और 117, 170, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, अगर कोई स्थिति सदिश बताया तो औसत वेग और तत्काल वेग के फर्क को आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर, तो त्वरण में भी ये नियम लागू होते हैं, तत्काल त्वरण चाहिए, औसत त्वरण चाहिए, ठीक। तो त्वरण की बातें करेंगे आगे, त्वरण पर हैं बहुत सारे सवाल हमारे पास, इन चीज़ों पर भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी हमने क्या किया, वेक्टरों में कैसे लिखते हैं विस्थापन, स्थिति और वेग, और कैसे निकालते हैं उनको, इस बात पर हमने चर्चा की, और उदाहरण सहित हमने पता लगाया कि किस प्रकार ये चीज़ें होती हैं, ठीक। यानी आंकिक उदाहरण के साथ में हमने निकाला। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी बताई, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ थ्योरी ऐसी होती हैं जिस सिर्फ थ्योरी बता देने से काम चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों में थ्योरी होती नहीं है, बातें करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, हमें उसमें आंकिक प्रश्नों को हल करना ही होता है। तो थ्योरी सिर्फ थ्योरी है, बातें करेंगे काम चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरी कहने को थ्योरी है ही नहीं, वो सारे मैथमेटिक्स हैं, सारा गणितीय रूप है उसका, तो उसको फिर बताना पड़ेगा, आंकिक उदाहरणों के साथ में ही उसको समझाना पड़ता है, ठीक। तो ये था वेग का सदिश निरूपण, और वेग यानी कैसे वेग निकालते हैं विस्थापन से। अब बात आती है कि वेग को लिखा जा रहा है, मान लीजिए तीनों दिशाओं में, 2 दिशाओं में वेग है, वेग को लिखा जा रहा है, तो एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पर वेग लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए कोई वेग है, तो वेग का जो सामान्य रूप है वो किस प्रकार है। मान लीजिए वेग लिखा है ऐसे, तो वेग में एक होता है अक्ष, एक्स अक्ष पर वेग जिसको आई कैप से दिखाओगे तुम, एक होता है वाई अक्ष पर जिसे जे कैप से दिखाओगे, एक होता है जेड अक्ष पर जिसे के कैप से दिखाओगे। तो किसी भी वस्तु में वेक्टर के अनुसार या सदिश राशियों के अनुसार 3 प्रकार के वेग हो सकते हैं, इनको घटक भी बोल देते हैं। अभी घटक क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक। घटक मतलब कोई हिस्सा कैसे निकालते हैं, निकालना बताएंगे आपको। तो ये जो है इस तरीके से 3 तरह के वेग हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं इन्हें न्यूमेरिकल में बना दूं, आंकिक में बना दूं, 2 आई कैप, 3 जे कैप और सरलता से 4 के कैप ऐसे लिख दूं, और लिख दूं इकाई मीटर प्रति सेकंड। इसका बस मतलब है कि कोई वस्तु एक्स अक्ष पर भी चलती है, वाई अक्ष पर भी चलती है और जेड अक्ष पर भी चलती है। इसका मतलब है कि इस नीचे इस कोने से लेके उस कोने तक कोई वस्तु चलती है और वो तीनों दिशाओं में गति करती है। तो इसका मतलब वेग में फिर 3 घटक होंगे, एक्स, वाई और जेड अक्ष वाले, ठीक। तो इस प्रकार वेग जो है, ये वेग नियत हैं, समय के हिसाब से बदल भी सकते हैं। मान लीजिए किसी दिशा में कोई त्वरण है, तो त्वरण के हिसाब से उस दिशा में वेग बढ़ सकता है, घट सकता है। अलग अलग दिशाओं के त्वरण भी अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित होंगे, यानी ऐसे ही परिभाषित होंगे। अगर एक्स अक्ष पर कोई त्वरण है तो उसके साथ क्या लगा होगा, आई कैप, और वाई जे कैप, और जेड में के कैप। तो फिर उसी दिशा में बात करनी पड़ेगी, उसी दिशा में त्वरण उसी दिशा के वेग को प्रभावित करेगा। एक्स अक्ष पर वेग, एक्स अक्ष पर त्वरण का एक संबंध बनेगा। इसी प्रकार वाई पे अलग होगा, जेड पे अलग होगा। एक्स अक्ष पर विस्थापन आई कैप से, वेग आई कैप से, त्वरण आई कैप से, यानी एक दिशा का दूसरी दिशा के साथ मिलान नहीं होता है। अलग अलग दिशाओं में गणनाएं अलग अलग तरीक़ों से होती हैं, वहाँ पे देखना पड़ता है उस अक्ष पे कितना त्वरण है, कितना वेग है, कितना विस्थापन है, ठीक। तो कुल मिला के 3 चीज़ें हो गई हैं, एक्स अक्ष पे गति हो रही है, वाई पे हो रही है, जेड पे हो रही है। किसकी कहाँ वेग है, कहाँ कितना है, कहाँ नहीं है, कहाँ विस्थापन कितना हुआ है, तत्काल कैसा है, औसत वेग कैसा है, त्वरण कैसा है, तत्काल त्वरण कैसा है, औसत त्वरण कैसा है। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीक़ों से बात होगी, तो कुल मिला के मामला फैल जाएगा। तो निर्भर करेगा कि सवाल क्या है।
सवाल क्या है, तो फिर उसका अवकलन करें, औसत निकालें, क्या करें। ठीक, तो बात फैली हुई ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, बात सरल है। ठीक, अब जैसे जैसे मैं उदाहरण देता जाऊंगा इस अध्याय में, वैसे वैसे आप समझते जाएंगे, फटाफट फटाफट आपके न्यूमेरिकल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक।